नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 के बारे में। ये जो आपका यूनिट 2 है वो थर्ड सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 2 होने वाला है। यूनिट 2 जो है आपका भी हो सकता है कि 3 पार्ट में रहे या पॉसिबल रहेगा तो 2 पार्ट में ही कवर करवाया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट 1 है और यूनिट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण, जो कि इटली में हुआ था। सबसे पहले जो पुनर्जागरण हुआ था वो इटली में हुआ था, तो हम वही जानेंगे कि इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था उसके क्या कारण थे, क्यों हुआ ऐसा, मतलब पुनर्जागरण क्यों हुआ। अब पुनर्जागरण आप सोचोगे कि मैम पुनर्जागरण होता क्या है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडिया का इतिहास है उसको जानने के लिए हमने उसको 3 भागों में बांटा। इसी टाइप से यूरोप के इतिहास को सही ढंग से पढ़ने के लिए, समझने के लिए यूरोप के भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है वो हमारा आरंभिक है, दूसरा हमारा मध्य है और तीसरा हमारा जो है वो है आधुनिक काल। तो मध्य काल से आधुनिक काल की ओर जो बढ़े, जो लोगों के अंदर उनके अंदर जागरूकता आई, लोग अंधकार से, क्योंकि जो मध्यकाल है ना, मध्यकाल को अंधकार का युग भी कहा जाता था। तो अंधकार के युग से कैसे वो विकास की ओर बढ़े, यही सब कहलाया पुनर्जागरण। ठीक है, अब देखो पुनर्जागरण जो है उसका अर्थ क्या होता है। पुनर्जागरण जो शब्द है वो एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द कौन सा है, रेनेशा, यानी कि जो रेनेसा क्या है, रेनेशा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फिर से जीवित करना। फिर से जीवित करने का मतलब ये नहीं कि मर गया इंसान उसको दोबारा उठाना, नहीं। फिर से जीवित करने का अर्थ होता है कि लोगों को उसके अधिकारों के लिए या लोगों को अपने अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, उन्हें बताना कि ये आपके अधिकार हैं, वही कहलाया पुनर्जागरण। ठीक है, विश्व इतिहास में 1300 से 1500 ईस्वी के बीच का जो समय है वो पुनर्जागरण का समय माना गया है। यानी कि इस काल के बीच में जितना भी समय है उस सारे ही समय को पुनर्जागरण के अंदर लिया गया है। पुनर्जागरण के काल में मानव अंधविश्वास एवं अज्ञानता की प्रवृत्ति को छोड़कर आगे बढ़ा, कहाँ पे, विज्ञान की प्रगति के पद पर आगे बढ़ा। यानी कि अगर शॉर्ट लाइन में आप समझो तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि जो मध्यकाल था, मध्यकाल जो था वो अंधविश्वास और अज्ञानता का युग था। तो मध्यकाल को छोड़कर वो अपने आधुनिक काल में आगे बढ़ा, आधुनिक काल में आगे बढ़ा, वही कहलाया पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई। इटली में ही क्यों हुई या हम आगे कारण पढ़ेंगे। उसके बाद ये पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गया और इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यानी कि जो पुनर्जागरण था सबसे पहले इटली में आया, इटली में आने के बाद वो पूरे के पूरे यूरोप के सारे हिस्सों में फैल गया। सारे हिस्सों में फैलने के बाद ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यानी कि एक ऐसा युग आया जहाँ पे लोगों को पता लगा कि हम जिस कल्चर में जी रहे थे या हम जो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे वो अंधविश्वास की ज़िंदगी थी। हम एक तरीके से कठपुतली बन के जी रहे थे। उनको अपना कुछ मालूम ही नहीं था कि उनके पास क्या अधिकार है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको जिसने जो बोल दिया, राजा ने बोल दिया ये करना है, चर्च के लोगों ने या चर्च के जो फादर होते हैं, पॉप होते हैं, उन्होंने जो बोल दिया बस वही मान ली। तो ये सब चीज़ें थी मध्यकाल में, और इन सब चीज़ों से हट कर के वो तर्क वितर्क करना सीखे, अपने अधिकारों के बारे में सीखे। ये सारी चीज़ें आई आधुनिक में। तो कैसे मध्य से आधुनिक यूरोप आया, वही हम पढ़ रहे हैं पुनर्जागरण में। आपको याद होगा यूनिट 1 में भी हमने कुछ इसी टाइप से पढ़ा था और यूनिट 2 भी सेम वैसी ही है। अगर यूनिट 1 आपको क्लियर है तो यूनिट 2 भी आप थोड़ा बहुत उससे कंपेयर करके या इंटरलिंक करके लिख ही लोगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वीडियो का जो लिंक है, चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे।
आने वाली सभी छोटी बड़ी अपडेट और वहाँ पे जो भी नए नए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या जो भी PDF नोट्स वगैरह होंगे वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर जैसे ही आपका पेपर आएगा, पेपर के 2 वीक पहले से आपको हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलने लगेगी। हर एक सब्जेक्ट पे 8 से 9 वीडियो आपको मिलेगी। और आपको पता है हिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसमें आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 8 में से कोई 4 ही आपको करने होंगे, ठीक है। फिलहाल इन बातों को छोड़कर आगे हम चलते हैं अपनी पुनर्जागरण की परिभाषा की ओर। तो पुनर्जागरण जो था वो मैंने बताया आपको 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में हुआ, यानी इसके बीच में जो भी घटनाएं घटी वो पुनर्जागरण में आती है। और इसी में मध्य यूरोप में एक नई विचारधारा का विकास हुआ जिस विचारधारा ने मनुष्य को अंधकार से निकालकर कहाँ पे धकेला, विकास की ओर धकेला। इसी विचारधारा को पुनर्जागरण कहा गया। तो एक छोटी सी सिंपल सी आपको डेफिनेशन लिखनी है, अर्थ लिखना है। आशा करती हूँ अभी मैंने आपको 2 ही चीज़ बताया है कि अर्थ क्या होता है पुनर्जागरण का, लोगों को फिर से जीवित करना, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, और मैंने अभी आपको बताई परिभाषा। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ पे आया था? इटली में आया था सबसे पहले। इटली में आने के बाद वो हर जगह पे फैला। अब हम जानेंगे जो इटली में पुनर्जागरण हुआ उसके क्या कारण थे। तो देखिए, सबसे पहले जो कारण समझेंगे हम, 6 से 7 कारण रहे हैं। इसके जो यहाँ पे लिखे ना वो 6 से 7 लिखे होंगे, लेकिन और भी कई सारे कारण थे जो कि रहे हैं, बट हमें इम्पोर्टेंट अपना पढ़ते हैं। पहला है पॉप का योगदान, दूसरा है कुस्तुतुनिया का पतन, ये एक जगह का नाम है, कुस्तुतुनिया का पतन, ठीक है, थोड़ा आप रट लेना इस नाम को। तीसरा है उदारवादी समाज, चौथा है धर्म युद्ध, भौगोलिक स्थिति, व्यापारिक समृद्धि और छापे खाना का आविष्कार। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या रहा है। सबसे पहले देखो धर्म युद्ध को समझते हैं। मुझे पता है कि ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते उतने अच्छे से, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत इसमें लिख दिया है। और अगर आपके माइंड में और भी चीज़ें हो इससे लिंक करने वाली तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी लाइंस को लिख सकते हो, अगर आपको कोई भी लाइन बीच में कठिन लगे तो। अब देखो पहला जो पॉइंट है वो है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध जो है वो ईसाई और इस्लाम के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, ध्यान से सुनना। जो धर्म युद्ध जो है जो कि पुनर्जागरण का कारण बना, धर्म युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ईसाई के और इस्लाम के बीच में हुआ, ठीक है। मानने वाले लोगों के बीच में हुआ, मतलब 2 धर्मों के बीच में हुआ। धर्म युद्ध का मतलब ही क्या है कि धर्म युद्ध यानी जो 2 धर्म जो अलग अलग धर्म को मानते हैं उन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, ठीक है। दोनों ही धर्म को मानने वाले जेरूसलम पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए इस युद्ध को किए। इसका कहने का मतलब ये है कि जेरूसलम नाम की एक जगह थी, दोनों के दोनों पक्ष जो थे, ईसाई धर्म के लोग या इस्लाम धर्म के लोग, दोनों ही धर्म के लोग इस क्षेत्र को, इस जगह को मतलब एक पवित्र जगह मानते थे। ईसाई लोग सोचते थे कि ये हमारी जगह है, यानी कि चर्च की जगह है, चर्च के लिए एक पवित्र जगह है। और इस्लाम लोग अपने लिए जानते थे कि ये जो जगह है वो हमारे धर्म के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत पवित्र जगह है। तो जेरूसलम को लेकर के दोनों पक्षों में धर्म युद्ध होता है, जिसमें ईसाई धर्म जो है वो ईसाई धर्म हार जाता है। परंतु ईसाई धर्म जो हार गया, मतलब ईसाई धर्म जो है वो हार गया और इस्लाम जीत गया। इसका मतलब इस्लाम जो है वो जेरूसलम पर अपना कब्जा कर लेता है। जब इन दोनों पक्षों के बीच में मतलब लड़ाई जो होती है वो बेसिकली कोई हिंसा लड़ाई नहीं होती कि मार काट, ऐसी लड़ाई नहीं होती। धर्म युद्ध होता है कि धर्म को लेकर लाइक विचारों से होती है ना, जो विचारों की लड़ाई, वो लड़ाई होती है वहाँ पर। तो इस युद्ध में ईसाई लोग हार जाते हैं, इस्लाम लोग जीत जाते हैं। लेकिन जो भी उनके बीच में तर्क वितर्क होते हैं और उनके बीच में जो वाद विवाद होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की संस्कृति को जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग नमाज पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पर, ईसाई लोग ये मतलब वहाँ पे कैंडल जलाना चाह रहे हैं।
तो दोनों लोग एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, और वहाँ पर फिर वो लोग सोचते हैं, कौन लोग? ईसाई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत पिछड़े हैं, यानी कि जो हम सोचते हैं उससे कई 4 गुना आगे बढ़कर इस्लाम धर्म के लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन में यही लिखा गया है, देखो, जिसमें ईसाई जो धर्म थी उसकी पराजय हुई, परंतु धर्म युद्ध के कारण ईसाइयों का संपर्क जो है वो किससे होता है? मुसलमानों से होता है, और जिससे उन्हें कई नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, और इस प्रकार उनको अंदर ही अंदर ये लगता है कि हम तो बहुत पिछड़े हुए हैं, और अंदर स्वतंत्र चिंता की भावना का विकास हुआ, क्योंकि जो इस्लाम धर्म के लोग थे वो अपने आप को भी, मतलब अपने आप को भी समझते थे, अपनी स्वतंत्रता की बात करते थे, अपनी अभिव्यक्ति की बात करते थे, लेकिन ईसाई धर्म ऐसा कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म पर ही डिपेंड था, जो उसके धर्म ने कह दिया वो वही चीज़ मानते थे। तो जब दोनों के बीच में धर्म युद्ध हुआ, तो इससे ईसाई लोगों को पता लगा कि हमारी सोच जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है, हम लोग तो बहुत मतलब अंधकार के युग में हैं, हम लोगों ने बहुत अंधविश्वास फैला रखा है। तो यहीं से जो है उनके अंदर जो है वो स्वतंत्रता का, यानी स्वतंत्र चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंतन का मतलब होता है विचार, यानी कि स्वतंत्र विचार की भावना उनके अंदर आती है, किसके अंदर? ईसाइयों के अंदर। और इस प्रकार से इटली में पुनर्जागरण आता है। तो सबसे पहला है धर्म युद्ध। क्यों हुआ था? जेरूसलम को लेकर के हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? ईसाई और इस्लाम के बीच में। ईसाई इसमें हार गया था, लेकिन युद्ध के दौरान ही जब ईसाई धर्म और जो मुसलमान लोग थे वो एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों के रहन सहन को, संस्कृति को, खान पान को जाना, तो ईसाई लोगों को पता लगा कि हम बहुत पीछे हैं, और ईसाई लोगों ने इस्लाम से कई सारी नई नई चीज़ें सीखी, और उनके माइंड में ये विचार आया। किसका विचार? अपनी स्वतंत्रता का, अपने विकास का उनके माइंड में विचार आया। तभी से वहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। दूसरा जो पॉइंट है वो है भौगोलिक स्थिति, यानी कि आपको पता होगा यहाँ पे हमारा जो है वो इटली है, और इटली के जो इस साइड में जो हिस्सा है, यहाँ पर अपने जैसे भारत है, एशिया हो गया, अरब कंट्रीज़ हैं वो इस तरफ है, अरब कंट्री और एशिया वगैरह, और इस साइड में जो है वो दूसरी कंट्री है जैसे अमेरिका वगैरह। ठीक है, तो बीच में पड़ता है इटली। तो इटली की कुछ भौगोलिक स्थिति जो ऐसी थी, अरब से जो भी सामान या जो भी व्यापार होता था तो वो इटली के रास्ते से होता था, और जब अमेरिका के लोगों को व्यापार करना होता था तो वो भी इटली से होते हुए जाते थे। यानी इटली जो है ना वो वहाँ पे एक केंद्र बिंदु बन गया था, मतलब बहुत मिड पॉइंट में था। हर इंसान के जो विचार है वो कहाँ टकराते हैं? जब दो लोग मिलते हैं। दो लोग कहाँ मिलेंगे? किसी केंद्र में ही मिलते हैं, समझ रहे हो? तो इसी टाइप से इटली पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के भू मध्य सागर में स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया, इटली जो है वो बीच में है, पूरब और पश्चिम के बीच में, जिस कारण से पश्चिमी एवं पूर्वी दुनिया के बीच में होने वाले ज्ञान के आदान प्रदान में सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो इटली को प्राप्त हुआ। यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बात की गई है, क्योंकि व्यापार की जो मैंने अभी बताया उसका जो है एक अलग ही पॉइंट बनाया गया है, इसीलिए। तो जो भी मान लो कोई बुक वगैरह छिपी या कुछ हुआ, कोई बुक है यहाँ पे इटली है, कोई बुक है, वो बुक यहाँ से यहाँ जा रही है तो बीच में से होते हुए गई। हो सकता है कि कोई अगर मान लो कोई ऐसा आदमी जो यात्रा करता है वो अपनी बुक छोड़ के जा रहा है, तो उसने अपनी बुक यहाँ पे भी छोड़ दी। तो इससे क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान की बातें पता लगी। तो इटली में ही क्यों हुआ? क्योंकि इटली जो है, इटली की जो भौगोलिक स्थिति है वो बीच में पड़ती थी। वहाँ के लोग जब इधर जाते थे, जैसे आप इजी लैंग्वेज में समझो, अगर मान लो ये एक नदी है और ये पुल है, ठीक है। अब यहाँ के लोगों को अगर इधर जाना है तो वो जाहिर सी बात है ना, इसमें से होकर ही गुजरेंगे, यहाँ से होकर ही गुजरेंगे, और ये वाले लोग यहाँ से होकर गुजरेंगे। यानी ये क्या है? ये एक केंद्र बिंदु बन गया। तो इसीलिए इटली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो एक केंद्र बिंदु बन चुका था। वहाँ से लोगों का ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था, साथ ही साथ व्यापार वगैरह भी वहीं से हो रहा था। सेकंड पॉइंट में वही लिखा है कि इटली की समृद्धि के कारण विदेशी व्यापार था, जहां अरब व एशिया से आने वाली वस्तुएं यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंचती थी। इसलिए इटली में व्यापारिक समृद्धि थी।
जिसके कारण पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ था, जिन्होंने व्यक्तिगत कला और साहित्य व विज्ञान को संरक्षण दिया था। तो आशा करती हूँ कि आपको तीनों जो पॉइंट हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है वो धर्मयुद्ध पढ़ा है, दूसरा जो है वो भौगोलिक स्थिति है, तीसरा जो है वो व्यापारिक समृद्धि है, यानी व्यापार के मामले को लेकर के इटली मेन पॉइंट था, यानी मेन केंद्र बिंदु पर था। जो भी अरब और एशिया से वस्तुएं आती थी वो सारी कहाँ पे जाती थी? यूरोप में जाती थी। कहाँ से होकर के? इटली से होकर के। और जो यूरोप की चीज़ें थी, अगर वो अपनी चीज़ों को अरब और एशिया में भेजता था तो कहाँ से होके भेजता था? इटली से होके। तो इटली जो था वो मेन केंद्र बिंदु था, ठीक है। उससे क्या हुआ कि नए नए विचारक आए, जैसे इसमें आप नाम पढ़ोगे तो वृत्ति है, एंजेलो है और लियोनार्दो है। ये कुछ विचारक रहे जिन्होंने नई चेतना का विकास किया। और अगला पॉइंट है छापेखाना का आविष्कार। सन 1477 में विलियम कैस्टन द्वारा इंग्लैंड में छापाखाना शुरू किया गया था, जिससे जागरण को और बल मिला। यानी छापाखाना क्या होता है? जहाँ पे प्रिंटिंग की चीज़ें चलती है। जैसे आपने सुना होगा जहाँ पे प्रिंटिंग की जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर जहाँ छपते हैं या कहीं पे मैगज़ीन छपती है। पहले क्या होता था, मान लो अगर कोई भी चीज़ है, किसी ने अपने विचार को हाथों से लिखा तो वो एक कॉपी लिख पाएगा एक दिन में, और एक कॉपी वो एक ही क्षेत्र में दे पाएगा। लेकिन जब छापाखाना आया, यानी कि मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनें आई, तो प्रिंटिंग हुई तो जो एक कॉपी वो एक दिन में हाथ से लिखते थे, वही एक कॉपी वो एक दिन में, एक नहीं 100 कॉपी उसके बदले में बनाने लग गए। यानी कि 100 के 100 साहित्य छपे और वो देश के हर कोने कोने तक पहुँचे। तो जो प्रिंटिंग थी, जो मीडिया थी, वहाँ पे इसका भी बहुत अहम रोल रहा है पुनर्जागरण में। और अगला पॉइंट जो है वो है पॉप का योगदान। इटली में पॉप का निवास था, जो ईसाई संसार में प्रधान था। ईसाई संसार में प्रधान का मतलब ये होता है, जो ईसाई, आपने गिरजाघर देखा होगा, गिरजाघर में जो फादर वगैरह होते हैं उन्हें पॉप कहते हैं। तो पॉप का योगदान कैसे रहा? पॉप ने जो है अपने कला के द्वारा या कला साहित्य को संरक्षण दिया और पुनर्जागरण के विकास में अपना योगदान दिया। किसने? पॉप ने। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चर्च 2 भागों में बट गया था। एक का नाम आप बताओ, एक का मैं बता रही हूँ, कैथोलिक चर्च था। एक का आप कमेंट करके बताना कि चर्च कितने भागों में बटा, और दोनों का नाम, दोनों का ही नाम आप कमेंट में बताना कि क्या नाम था, ठीक है। तो उनको कहा गया पॉप। पॉप ने जो है वो कला साहित्य का संरक्षण, यानी कि उसको बचा करके रखा और पुनर्जागरण में फिर अपना योगदान दिया। उसके बाद है उदारवादी समाज। उदारवादी समाज, जैसे इटली में सामंतवादी प्रथा उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोगों में उदार प्रकृति थी और वे स्वतंत्र विचारों और विकास में अपने योगदान उनका योगदान मतलब ज़्यादा दे पाए, इसलिए इटली में पुनर्जागरण आसानी से और सबसे पहले हो गया। मान लो अगर आप किसी गांव में जाते हो कुछ कार्य करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप देखोगे कि लोगों को चीज़ें नहीं मालूम होती है। लेकिन अगर वही चीज़ आप शहर में करोगे तो लोगों को बहुत जल्दी मालूम रहती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। तो इसी टाइप से जो इटली था ना, इटली में क्या था, सामंतवादी प्रथा थी नहीं। वहाँ के लोग ऑलरेडी समझदार थे, स्वतंत्र थे, उनके विचार स्वतंत्र थे और वो लोग विकसित थे। तो विकसित होने की वजह से उनके जो विचार हैं और उनके जो विकसित माइंड थे, वो जो स्वतंत्र थे, उसकी वजह से वो अपना योगदान ज़्यादा दे पाए और इटली में पुनर्जागरण आसानी से सबसे पहले हो गया, ठीक है। अगला है कुस्तुनतुनिया का पतन। सन 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और इससे पहले जो ये जगह है ना कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर जो साम्राज्य था वो रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य था, यानी रोम, आपको पता होगा इटली की राजधानी है रोम, वहाँ पे रोमन साम्राज्य था। लेकिन रोमन साम्राज्य को हराकर तुर्कों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था और अधिकार के कारण वहाँ पे जो मुसलमान आए उन्होंने ईसाइयों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया। और ईसाइयों ने, जब किसी पे अत्याचार होता है तो इंसान वहीं पे, ये नहीं कि उस चीज़ को मतलब सहे, इंसान वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब मुसलमानों ने ईसाइयों पर अत्याचार किया तो ईसाई लोग भागकर कहाँ चले गए? इटली में चले गए। और इसी कारण ईसाइयों को अपने ज्ञान विज्ञान, जब वो इटली की तरफ जा रहे थे बचकर,
तो वो ऐसे ही नहीं कि खाली हाथ चले गए, उन्होंने अपने ज्ञान के भंडार को, विज्ञान को और पुस्तकों को, जो उनके पास साहित्य थी, जो पुस्तकें थी, उसको लेकर के उन्होंने इटली में शरण ले ली और इस प्रकार इटली में जागरण का अभियान और तीव्र हो गया। यानी अगर मान लो कोई भी आप यहाँ पर इससे मतलब समझो कि कोई साधु महात्मा है, मान लो वो कहीं से अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे जगह पर आएगा और वहाँ पर वो मतलब अपनी बातें बता रहा है, तो यानी कि वो लोगों को ज्ञान दे रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो वहाँ के ईसाई लोग थे, वो अपनी पुस्तकों को लेकर इटली में चले गए और इटली में वो सारी चीज़ें बताने लगे कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। और वहाँ पे लोगों को एक मतलब माइंड आया कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे संग भी कभी ऐसा हो जाए। तो इसीलिए उनके जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया, कैसे विचारों का आदान प्रदान हुआ। बस आपको इतना ही इसमें बताना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, और आ गया तब भी कमेंट करना। नहीं आया होगा तो इसके ऊपर एक और सेपरेट वीडियो आएगी, उसमें आपको एकदम क्लियर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला जो हमारा यूनिट नंबर 2 जो है, इसका जो पार्ट 2 रहेगा वो रहेगा मानवतावाद या मानववाद के ऊपर। क्या मानववाद क्या था और मानवतावाद, मतलब दोनों सेम ही वर्ड हैं। ये क्या था आपको याद होगा, हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। और पुनर्जागरण में मानवतावाद मतलब मानवतावाद ने क्या प्रभाव छोड़ा, पुनर्जागरण में किस किस क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के पार्ट 2 में। तो आपका होमवर्क है कि मानवतावाद एक बार आप गूगल पर सर्च करके आओ कि मानवतावाद क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।